क्या एक बार फिर से दुनिया में कोरोना जैसे हालात बनने वाले हैं? क्या एक बार फिर चीन से निकला वायरस दुनिया में तबाही लाने वाला है? चीन में फैली अज्ञात बीमारी ने दुनिया को फिर से दहशत में डाल दिया है और भारत समेत पूरी दुनिया अभी से इस बीमारी से निपटने के लिए तैयारी में जुट चुकी है। ये खास पेशकश चीन की चिंता को लेकर, जो कि इस वक्त दुनिया को परेशान कर रही है, जिसमें इस रहस्यमयी खौफनाक खतरे से जुड़ी हर एक जानकारी आपको हम देने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर्स से समझेंगे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना है और उसी अलर्ट बाय मोड पर अस्पतालों को रहने के निर्देश भी केंद्र की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर अंशुमान इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका, गुड टू सी यू। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक कहा जा रहा था रहस्यमय बीमारी है और क्या फिर से एक बार खतरा बनने वाला है। लेकिन ये जो H9N2 वायरस है और इसके साथ कोरोना वापस आ सकता है क्या? चीन में इस वक्त हालात क्या है और चीन में पैदा हुए हालातों में भारत की स्थिति कैसी है? देखिए, चीन जो अपना आंकड़ा निकालता है, अगर उसी के हिसाब से हम मान लेंगे वो सच बोल रहा है, हालांकि सच नहीं बोल रहा है। 10 से 20% वो साइंटिफिक डाटा बाहर देता है, चाहे WHO हो चाहे इंटरनेशनल हो। उस कंडीशन में पहले उन्होंने कहा माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इससे बच्चों में आउटब्रेक हुआ। बाद में कहा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस, यही कह के उन्होंने काम चलाया है। लेकिन इस कदर एडमिशन जो बढ़ा है, ये चिंता का विषय जरूर है, पहली बात। दूसरी बात, जो भारत के दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत के दृष्टिकोण से अभी चिंताजनक बात इसलिए नहीं है कि उनके दो स्थिति पर लोकलाइज है। बच्चों में ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, बड़ों में नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका जरूर कोई क्रॉस इम्यूनिटी पहले जो कोविड से निकल चुके हैं या जिनको वैक्सीन लगा है उनसे मिला है। अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसा आउटब्रेक हुआ क्यों? 2019 के बाद लॉकडाउन एग्जिट अभी उन्होंने दिसंबर में किया था पिछले साल, तो अभी लगभग 8-9 महीने इनको हुए हैं लॉकडाउन। इसको हम कहते हैं लॉकडाउन एग्जिट वेव। ये कोई भी कंट्री जब लॉकडाउन से निकल रहा था तो उसके यहाँ एक वेव आएगी। दूसरा होता है इम्यूनिटी डेट, मतलब जो प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बननी चाहिए उसका उधारी कर्जा वायरस पे, बैक्टीरिया पे, सब पे था, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो नहीं पा रहा था। इन दोनों का मिले जुले असर से हो सकता है चाइना का आउटब्रेक हुआ। अभी चिंताजनक बात ये नहीं है कि एक पॉसिबिलिटी जरूर है जिसको नकारा नहीं जा सकता, कोविड का कोई नया स्ट्रेन फर्दर म्यूटेट हुआ और पहले जो बच्चों में नहीं इन्फेक्ट करता था अब करने लगा, इसका आउटब्रेक हो सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन जब तक WHO उनका सैंपल लेके टेस्ट करके जेनेटिक सीक्वेंस करके ना बताए तब तक हमें कहना मुश्किल है। इस पर आपका क्या टेक है? डॉक्टर संजीव चौबे भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं, कंसल्टेंट है सनटेक हॉस्पिटल के। डॉक्टर संजीव, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर संजीव, चीन में इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, स्थिति भयावह हो रही है, बच्चों के लिए बड़ा खतरा है, इस पर आपका क्या टेक है? आपका एनालिसिस चीन में इस बीमारी को लेकर और भारत पर उसके इम्पैक्ट को लेकर क्या है? देखिए, अभी तक जो आज जो रिपोर्ट हमारे पास उसमें ये जो रिपोर्ट है उसमें करीब 4 जो है इन्होंने वायरस को डिटेक्ट किया है, इंक्लूडिंग माइकोप्लाज्मा। मतलब एक तरह से क्लस्टर, एक तरह से कॉकटेल ऑफ रेस्पिरेटरी आप कह सकते हैं, वेरिएंट को उन्होंने मिक्स करके जो है पब्लिश कर दिया है। तो अभी डॉक्टर अंशुमान बोल रहे थे कि ये एक तो ये है कि रैपिडली म्यूटेशन और एक हाईली पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन रेजिस्टेंस के भी चांसेस हैं। जो वैक्सीन लगे थे कोविड के टाइम में, ये कुछ इस वेरी कोई जरूरी नहीं है कि वो अभी तक इफेक्टिवली बॉडी में काम कर रहे हो, तो वैक्सीन रेजिस्टेंस का हाई पॉसिबिलिटी है। उसके ऊपर से एक दूसरा और भी है कि एक ग्लोबल कनेक्टिविटी भी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आना जाना, और चूंकि ये एक मतलब ट्रांसमिशन के द्वारा फैलता है, तो अगर किसी कोई सोसाइटी स्पेशली या कोई स्कूल जैसा जगह है जहाँ पर एक ने स्नीज किया और ये स्प्रेडिंग रेट काफी ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो अभी जो 2:30 बजे की हमारे पास जो रिपोर्ट है, तो रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है। कोरोना और इस वायरस को अभी तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि इट माइट भी हो सकता है कि एग्जिट वेव टाइप का कुछ हो जो जाने से पहले बाय बाय कर रहा हो, बट
अभी तक कुछ कंक्लूसिव है नहीं कि डॉक्टर संजीव, इन्होंने अच्छी 4 बात ये है, वायरस और अच्छी बात ये है कि आपकी जो लोकेशन है, आप या उस कोई लोकेशन से बहुत करीब से अभी की स्थिति क्या है ऑन ग्राउंड उसको आप बता सकते हैं। WHO को भले ही ये चीन ने बताया हो कि सांस से जुड़ी बीमारी है, लेकिन अल जजीरा ये रिपोर्ट करता है कि इस बीमारी से पीड़ित करीब 1200 मरीज, माफ कीजिएगा, 1200 मरीज रोजाना अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। और अगर हम चीन की हिस्ट्री देखें सर, ये क्या सर, 7,000 पर डे, 7,000 पर डे। थैंक्स फॉर अपडेटिंग सर, 7,000 पर डे। अब चीन की जो हिस्ट्री है, चीन कोविड के खास तौर पे समय पे हमने देखा कि जो था चीन बताता नहीं है। WHO को वो भी अभी कह रहा है कि सांस से जुड़ी बीमारी है। अब से थोड़ी देर पहले मेरे पास अपडेट आई थी कि स्कूल्स को लेकर भी केंद्र सरकार यहाँ पर अलर्ट है और स्कूलों को लेकर भी एडवाइजरी अलर्ट के तौर पर जारी कर दी गई है। तो क्या जो चीन बता रहा है उसको अभी हमें मानने की जरूरत है एग्जैक्ट एज इट इज, या हमें उससे 2 कदम आगे बढ़कर अपनी तैयारियां भारत में करनी होगी? देखिए, हमारे पास पहले भी हमारे यहाँ फ्लू शॉट्स लगते ही थे कोविड से पहले भी, और अभी भी हमारे यहाँ रेगुलर रूटीन में ये लगी रहे हैं। और हमने ऑलरेडी एक बूस्टर शॉट और हमारी जो कोवैक्सीन और जो हमारी भारत बायोटेक कोवैक्सीन थी और एक आपका जो प्लाज्मा इंस्टीट्यूट जो आपका पुणे का जो वैक्सीन था वो ऑलरेडी हमारे पास डेवलप किया हुआ है। तो एज सच जब तक कोई वेरिएंट इसमें कुछ नहीं है तब तक हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, और इसको जो है इतना मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस जो प्रोटोकॉल विंटर में हम रखते हैं उसी को फॉलो करें और अपने काम को अपना नॉर्मल लाइफ जिंदगी जी सकते हैं। जस्ट प्रिकॉशन चाहिए। बिल्कुल सर, अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर अंशुमान, लेकिन अभी अगर हम इंडिया में स्थिति देखें, अभी हम लोग पोल्यूशन से जूझ रहे हैं। कोविड के बाद से हमने देखा कि सांस के मरीजों की संख्या कितनी ज्यादा आई, लंग्स कितनी ज्यादा पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। अब चीन में आई एक नई बीमारी, फिर से ये सांस की बीमारी है। खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। इनफैक्ट हम और आप भी सांस की बीमारी से इस वक्त जूझ रहे हैं। कॉकटेल पूरा का पूरा बना हुआ है। बचाव कैसे कर सकते हैं, बेसिक्स आप बताइए। लोग अपने जीवन में बचाव कैसे करें रोजमर्रा की जिंदगी में अपना? तो बहुत सही पूर्णिमा, देखिए ये बिल्कुल आपने पब्लिक कनेक्ट की बात पूछी कि अब चीन अपने कंट्रोल में नहीं है, वायरस अपने कंट्रोल में नहीं है, प्रदूषण कंट्रोल में हो सकता है गवर्नेंस की पॉलिसी अगर बने तो हर व्यक्ति क्या करे, ये है कि आपके ऊपर इम्पैक्ट मतलब हमला होगा, आपको बचना है। बचना क्या है, मजबूत करना है। इसमें 2 प्रतिरोधक क्षमताओं की, एक फेफड़े की और एक होती है इम्यूनिटी, जिसको इन जनरल हम करते हैं। फेफड़े के लिए आपके पास घर में बैठ के प्राणायाम कीजिए, आउटडोर एक्सरसाइज छोड़ दीजिए। किसी भी तरह का योगासन एक्सरसाइज करके अपने बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ा के रखिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, इम्यूनिटी को सम अवस्था में रखना है, मतलब न कम हो न ज्यादा हो। इसलिए नट्स खाने का ध्यान, ताजे फल फूल खाइए और बाहर के फास्ट फूड पिज्जा बर्गर ना खाइए। मोटापा ना हो इसको कम रखिए। डायबिटीज हार्ट डिजीज को कंट्रोल रखिए। अगर इन चीजों पे हम ध्यान दें और सिंपल इसका फॉर्मूला बैक टू बेसिक्स, हाइड्रेट करें, स्टीम इनहेलेशन लें, इन चीजों को अगर करेंगे तो हमला होगा भी तो आपको ज्यादा हताहत नहीं पहुंचा पाएगा। यही बेसिक फॉर्मूला है और यही आज भी लागू है रेस्पिरेटरी वायरस के लिए। ठीक है सर, और इसी बीच में अपडेट दे दूं जिसका मैं जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले कर रही थी। देखिए, चीन की जो रहस्यमय बीमारी है उसको लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और भारत में ये एडवाइजरी जारी की गई है, जहां पर केंद्र ने राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करें, अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी दूर करें, जरूरी दवाएं और एंटीबायोटिक्स का पर्याप्त स्टॉक रखें और जरूरी दवाएं एंटीबायोटिक्स का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। ऑक्सीजन सिलेंडर की पहले से व्यवस्था कर लें, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर्स की तैयारी कर लें, पीपीई किट और टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित करें, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए योजना बनाएं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल की समीक्षा करें, इन्फ्लुएंजा और मौसमी बीमारियों पर सतर्कता बरतें, इसको हल्के में ना लें। ये एडवाइजरी राज्यों को केंद्र की तरफ से जारी कर दी गई है। डॉक्टर संजीव, चीन में भी क्या इसी तरीके की एडवाइजरी है? मुझे लगता है कि इस एडवाइजरी में ऑलमोस्ट उन तमाम प्रिकॉशंस को शामिल कर लिया गया है जो हमने कोविड के समय देखी थी। लेकिन चीन और भारत में सर अंतर क्या है कि चीन में क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन रहा, लोगों की इम्यूनिटी कोविड के हिसाब से डेवलप ही नहीं हो पाई, बनस्पत इसके कि भारत में लॉकडाउन था लेकिन फिर भी लोग इम्यून हुए उस इन्फेक्शन से जो कोविड के समय हो रहा था।
लगभग क्या वहां पर भी एडवाइजरी सेम है या इससे कुछ इतर आपको वहां पर लगता है कि जो एडवाइजरीज आई हैं, गाइडलाइंस आई हैं, वो कुछ और हैं? नहीं, सच अभी तक कुछ स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, एडवाइजरी सेम है जो इंडिया के लिए किया गया। हम्म। बट एक चीज और देखने में आया है कि यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। एजिथ्रोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंस 70% से ज्यादा है, तो मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मा केसेस में वो काम करनी है, तो सेकेंड लाइन थेरेपी एंटीबायोटिक पे जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ अब बीजिंग और लियाओनिंग तक नहीं है, अब ये शंघाई साइड में भी आ गया है और धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है। तो लोग जो है पूरा वैक्सीनेशन को लेकर, जो फ्लू वैक्सीन होता है उसको लेकर जागरूकता लोगों में बढ़ रही है। और चूंकि ये 3 साल यहाँ पे लॉकडाउन का पीरियड है, वो एक हॉरिबल सिचुएशन रहा था, जब ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है, तो थोड़ा सा अननेसेसरी पैनिक वाली सिचुएशन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वाली सिचुएशन भी जो है यहाँ पे बहुत नेचुरल सी बात है। जो आदमी 3 साल तक बंद रहा है उसको एक स्ट्रेस आई, तो वो वाली एक सिचुएशन जो है, पीपल खुद ही एक वॉलंटियर होकर जो है थोड़ा सा ठीक भी है, वो भी हॉस्पिटल की ओर रश कर रहे हैं। तो बस प्रिकॉशनरी मेजर के लिए ही जो है लेकिन डॉक्टर संजीव, ठीक है, हम भी ये मान के चलते हैं कि पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 7,000 मरीज हर दिन अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि ग्लोबली हम इससे इम्पैक्ट होते जा रहे हैं। एक सिटीजन होने के नाते डेफिनेटली मुझे अपने देश में बच्चों की चिंता, बुजुर्गों की चिंता होती है, लेकिन व्हाई द चाइना इज द सोर्स? इससे पहले कोविड में हमने देखा बहुत ज्यादा उसको लेकर अवेयरनेस उन्होंने क्रिएट नहीं की, WHO को अलग जानकारी दी। अभी भी ये एक प्रॉब्लम है, इसको लेकर भी WHO को आप कह रहे हैं कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बस सांस की बीमारी है। 7,000 पेशेंट्स पर डे, 7,000 चाइना की पॉपुलेशन बहुत डेंसिटी में है। यहाँ पे पॉपुलेशन स्प्रेडेड, यहाँ पे एक अपार्टमेंट जो होता है कैपेसिटी कम से कम आराम से 15 से 16,000 लोग रहते हैं, और एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट होते ही हैं। तो यहाँ पे अगर 1 या 2 या 4 लोगों को भी होता है तो मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन रेट ज्यादा है। और ये सिर्फ चाइना के आपके ईस्टर्न साइड में नहीं है, ये आपके ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में भी है। तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे है कि पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से बीमारी जो है थोड़ा सा ज्यादा जल्दी स्प्रेड होता है। थैंक यू डॉक्टर संजीव। डॉक्टर अंशुमान, आपके पास अभी नहीं आ पाऊंगी।